दोस्त, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, जिसके बेसिस पे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक दूसरा भी नाम होता है जिसको हम डिमांड और सप्लाई बोलते हैं। चलिए समझते हैं कि चीज़ें होते गए, आखिर इसके बेसिस पे हम लोग ट्रेडिंग किस तरीके से करते हैं। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं हम सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट एक प्रकार का क्या होता है, जोन होता है। जैसे इस प्रकार के हम बना सकते हैं। फाइनली हम चार्ट पर रेक्टेंगल लेते हैं जिसके हमें बहुत अच्छी से तरीके से क्लियरिटी आती है। दोस्तों मानते हैं ये एक सपोर्ट जोन है। क्या है, ये एक सपोर्ट जोन है। एक लाइन के माध्यम से भी यार ड्रॉ कर सकते हैं, पर रेक्टेंगल जब हम बनाते हैं तो उसमें हमें क्लियरिटी बहुत अच्छी तरीके से आती है। तो यहाँ पर मान लो यहाँ से कहीं इस एरिया से कहीं भी मूवमेंट हमको मिल सकता है, यहाँ से कभी मार्केट मूव हो सकते हैं। ये जो सपोर्ट जोन है इसमें हमेशा बायर्स होते हैं जो किसी स्टॉक्स को खरीदते हैं। दोस्तों एक चीज़ समझिए, यहाँ पर आज के टाइम में हर एक चीज़ की लिमिटेड सप्लाई होती है। दोस्तों एग्जांपल के लिए मान लेते हैं सोना। आज के टाइम में सोने का भाव 50,000 रुपये चल रहा। सपोज आज के टाइम वो 25,000 का आ जाए तो क्या आप खरीदेंगे? आप बिल्कुल खरीदेंगे। आप ही नहीं, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उसको सोने को बहुत ज़्यादा खरीदेंगे। तो ऐसे ही सेम दैट यहाँ पर भी होता है। जब किसी स्टॉक्स मार्केट में किसी शेयर का प्राइस गिरता है तो बहुत सारे लोग वहाँ पर सपोर्ट पर बैठे होते खरीदने वाले। जब किसी स्टॉक्स का प्राइस नीचे गिरता है तो बहुत सारे लोग वहाँ उसको खरीदने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, उस शेयर का प्राइस कम हो जाता है। तो दोस्तों सस्ते में हर एक इंसान खरीदना चाहता है। तो जैसे ही मार्केट का प्राइस नीचे गिरता है तो बहुत सारे लोग वहाँ पर बायर्स आ जाते हैं जिसके शेयर को खरीदने लगते हैं। और जैसे ही शेयर को खरीदते हैं बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, जो प्राइस होता है शूटअप कर जाता है ऊपर की ओर। जब उस शेयर की स्टॉक्स की डिमांड जब बढ़ती है तो उसका क्या होता है, भाव बढ़ जाते हैं। सेम दैट ऐसे ही स्टॉक मार्केट में होता है। जब किसी शेयर का प्राइस नीचे आता है, नीचे गिरता हुआ उस जोन तक आता है जिस जोन में बायर्स बैठे होते हैं। अब उस जोन को बोलते हैं, उसको हम सपोर्ट बोलते हैं। सपोर्ट जोन तक आता तो यहाँ पर सपोर्ट पर लोग क्या होते हैं, खरीदने वाले बहुत सारे होते हैं। जैसे इसको खरीदते हैं इसका क्या प्राइस होता है, ऊपर की ओर शूटअप कर जाता है जिससे इस शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। यहाँ तक चीजें दोस्तों क्लियर होंगी कि सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट पर हमेशा बायर्स होते हैं जो शेयर को खरीदते हैं, उसका प्राइस वहां से शूटअप करता है, ऊपर की ओर बढ़ता है। लेकिन ये भी जाएगा कहाँ, अब वहां पर समझते हैं हम रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस भी एक टाइप का जोन होता है। जैसे सपोर्ट एक जोन होता है वैसे ही रेजिस्टेंस एक जोन होता है। अब मान लो सपोजर किसी इंसान ने यहाँ पर कम भाव में कम रेट में खरीदा था, अब यहाँ तक पहुँच कर उसका जो प्राइस था उसका बढ़ चुका है। अब एक इंसान जिसने खरीदा है कभी तो अपना प्रॉफिट बुक करना चाहेगा। मान लो यहाँ पर उसको लगता है कि मेरा प्रॉफिट हो चुका, अब यहाँ पर हम उसको बेच दें। अभी मैंने एग्जांपल दिया था सोने का। सोना जब आपने 25,000 में खरीदा था, मान लो यहाँ पर आके 75,000 का हो गया, तो आप क्या करेंगे, बेचने लगेंगे। तो आप ही नहीं बेचेंगे, वहां पर दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वहां पर उसको बेचने लगेंगे। तो हमेशा रेजिस्टेंस जोन में सेलर्स होते हैं। क्या होते हैं, सेलर। रेजिस्टेंस जोन में जैसे ही पहुंचा, यहाँ पर सेलर्स ने सोचा कि मेरा प्रॉफिट हो चुका, अब मैं इसको बुक करके बाहर निकल जाता हूँ। जैसे ही यहाँ पर सेलर्स ने इस शेयर को बेचना स्टार्ट किया, वहां से प्राइस नीचे की ओर गिर गया। सिंपल। यही दोस्तों स्टॉक मार्केट में होता है। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूँ, जैसे आपके आसपास कोई प्रॉपर्टी है, मान लो वो 1 करोड़ रुपए की है और वो इंसान उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है। वो 1 करोड़ रुपए को बेचना चाहता है और दूसरे साइड में भी एक उतनी ही प्रॉपर्टी, वो बोल रहा है कि मुझे 70 लाख रुपए दे दे और तू इसको ले जा। इसके साइड में एक तीसरा भी है, वो बोल रहा है इसको 60 लाख रुपए आप मुझे दे दो और इस प्रॉपर्टी को आप ले जाओ। जब वही प्रॉपर्टी है, उतनी जगह है, वही लोकेशन है, जब उसको 70 लाख रुपए में मिल रही है तो आपके 1 करोड़ रुपए में क्यों लेगा? इससे क्या होता है, वहां पर उसका प्राइस घटने लगता है। सेम यहाँ पर है, जब सेलर्स बेचने वाले ज्यादा होते हैं तो उसका प्राइस क्या होता है, गिर जाता है। दोस्तों मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जहां पर सेलर्स ज्यादा होते हैं, किसी शेयर को बेचने लगते हैं, तो वहां पर क्या होता है, उसका प्राइस जो होता है नीचे की ओर गिर जाता है। जैसे मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी का एग्जांपल किया कि जहां पर बेचने वाले बहुत होते हैं तो वहां पर जो है, जो कीमतें होती है वो घट जाती हैं, जो प्राइस होता है वो घट जाता है। सेम यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर जैसे ही सेलर्स यहाँ पर बेचने लगेंगे, इसका क्या प्राइस होगा, फिर से नीचे की ओर गिरने लगेगा। सिंपल, यही होता है स्टॉक मार्केट में। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया सपोर्ट रेजिस्टेंस को डिमांड और सप्लाई भी बोलते हैं। जैसे देखिए सपोर्ट क्या था, यहाँ पर डिमांड उसकी बढ़ी। क्या डिमांड बढ़ी, तब लोगों ने शेयर को खरीदना स्टार्ट किया, तो इसीलिए इसको सपोर्ट को हम डिमांड जोन भी बोलते हैं। और यहाँ पर रेजिस्टेंस पे क्या होता है, यहाँ पर इसको हम सप्लाई जोन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो, किसी चीज़ की सप्लाई हो रही है तो वहाँ से प्राइस नीचे की ओर गिरता हो, तो इसको हम सप्लाई जोन भी बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा डिमांड और सप्लाई जोन। दोस्तों चीजें यहीं पर खत्म नहीं होती, इसके आगे इसका हम एडवांस वर्जन भी समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना समझने से हमारा काम चलने वाला नहीं है। दोस्तों जैसे आपके सामने मैंने 3 रेजिस्टेंस लिए हैं। सबसे पहले R1 है, दूसरा R2, तीसरा R3। जैसे मार्केट यहाँ से कहीं से चलता हुआ आ रहा था, इस रेजिस्टेंस लाइन से टकराया। अब रेजिस्टेंस पे मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर क्या होते हैं, सेलर होते हैं।
हमेशा रेजिस्टेंस पे सेलर होता है। इसने क्या किया, यहाँ पर सेलर्स ने क्या किया, इस प्राइस को बेचना स्टार्ट किया, यहाँ से बेचा, इस शेयर को बेचा, यहाँ तक मार्केट नीचे तक आया। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर बायर्स ने बोला कि अभी इसको सस्ता ही है, अभी हमें सस्ता लगे, इसको और खरीदो। जैसे लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, बायर्स मजबूत हो गए, बायर्स ने फिर से खरीदना स्टार्ट किया। फिर क्या हुआ, रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ दिया इसने। आप समझिए, यहाँ पर सेलर ने यहाँ पर प्राइस गिराने की कोशिश करी थी, यहाँ पर सेलर्स ने बेचना स्टार्ट किया था। लेकिन जो बायर्स थे जो खरीद रहे, उन्होंने सोचा अभी तो सस्ता है, इसको और खरीदो। जैसे यहाँ पर बायर्स ज़्यादा हुए, क्या हुआ, प्राइस रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ दिया। प्राइस R1 को तोड़कर अभी जाएगा कहाँ तक, ये R2 तक जाने का प्रयास करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर फिर से बायर्स इस पर हावी हो जाते हैं, फिर से यहाँ पर बायर्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर से मार्केट R2 को ब्रेक कर देगा। फिर कहाँ जाने का प्रयास करेगा, R3 तक जाने का प्रयास करेगा। मान लो यहाँ पर फिर से पहुंचा, और फिर से यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर मैंने बताया रेजिस्टेंस पर हमेशा सेलर्स होते हैं। यहाँ पर फिर से सेलर्स इस प्राइस को नीचे की ओर गिराने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पर सेलर ज़्यादा हो तो मार्केट नीचे की ओर आ जाएगा, अगर यहाँ पर फिर से बायर्स हो तो यहीं से मार्केट फिर से ऊपर की ओर शूट अप कर जाएगा। ये चीज़ दोस्तों यहाँ पर समझने वाली थी। मैं रिपीट कर देता हूँ, फिर से आपको समझा देता हूँ। जैसे ये हमारे R1 R2 मैंने 3 रेजिस्टेंस बना रखे हैं। जैसे मार्केट यहाँ पर जाने की, जैसे मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में चल रहा है, यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर सेलर्स हैं, यहाँ पर क्या है, सेलर्स। जैसे ही सेलर्स ने प्राइस को सेल करना स्टार्ट किया, मार्केट क्या हुआ, नीचे की ओर गिरने लगा। लेकिन यहाँ पर बायर्स इस पर हावी हुए, बायर्स ने सोचा कि अभी तो सस्ता है, इसको खरीदो। जैसे ही सब लोग खरीदने लगे, यहाँ पर R1 को भी ब्रेक करके कहाँ तक पहुँचने का प्रयास किया, R2 तक। R2 पर फिर सेलर्स बैठे हैं, तो यहाँ पर फिर से इसने शेयर को बेचा, बेचने के बाद फिर से नीचे तक आया। लेकिन फिर से बायर्स ने सोचा अभी सस्ता है, इसको और खरीदो। जैसे ही बायर्स हावी हो गए, मार्केट R3 तक पहुँच गया। ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहता। अगर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर सेलर्स हावी हो गए तो क्या होगा, मार्केट नीचे की ओर गिर जाएगा। दोस्तों इस तरीके से मार्केट R1 R2 को तोड़कर ऊपर की ओर जाता रहता। अगर मान लो ये R1 पर सेलर्स ज़्यादा होता तो मार्केट नीचे की ओर आ जाता, तब ऊपर नहीं जाता। लेकिन तो यहाँ पर बायर्स इन चीज़ों को खरीद रहे हैं, इसलिए मार्केट बार बार रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की ओर जा रहा है। अब ऐसी समझते हैं हम सपोर्ट किस तरीके से काम करता है। दोस्तों ये 4 सपोर्ट मैंने प्लॉट कर रखे हैं। अब सपोर्ट को समझते हैं किस तरीके से सपोर्ट काम करता है। इसका एडवांस वर्जन जो मैंने समझाया था सपोर्ट, उसके आगे का है। जैसे सपोज दैट मानते हैं यहाँ से मार्केट की रेजिस्टेंस लेकर मार्केट नीचे की ओर आ रहा है, नीचे की आने के बाद सपोर्ट से टकरा है। अब सपोर्ट पर क्या होता है, यहाँ पर हमेशा इस पर सपोर्ट पर हमेशा क्या होते हैं, बायर्स होते हैं जो स्टॉक्स को खरीदते हैं। जब खरीदने पर क्या होता है, उसके प्राइस के भाव बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर सपोर्ट पर पहुँचा, यहाँ पर लोगों ने इसको खरीदना स्टार्ट किया, यहाँ पर जैसे ही सपोर्ट पर प्राइस टच किया, यहाँ पर बायर्स ने खरीदना स्टार्ट किया। जैसे ही खरीदा, मार्केट ऊपर की ओर जाने लगा। और यहाँ पर सेलर्स ने क्या सोचा कि मुझे तो बस बेचना है, मुझे खरीद। यहाँ पर सेलर्स ने क्या देखा कि मुझे तो बस बेचना है, किसी भी भाव में मुझे बेचकर बाहर निकलना। तो यहाँ पर बायर्स ने अगर बेचना स्टार्ट किया तो मार्केट क्या होगा, S1 को तोड़कर सपोर्ट को नीचे की ओर आ जाएगा, और तोड़कर कहाँ तक आने का प्रयास करके, S2 तक। S2 पर यहाँ पर फिर से बायर्स बैठे हैं, यहाँ पर फिर से बायर्स बैठे, फिर से इसको खरीदने की कोशिश करेंगे, फिर से यहाँ खरीदेंगे, फिर से मार्केट ऊपर की ओर जाने लगेगा। जब फिर से मार्केट ऊपर की ओर जाने लगेगी, यहाँ पर अगर सेलर्स हावी हो जाएंगे तो मार्केट नीचे की ओर गिर जाएगा। अगर यहाँ पर बायर्स मान लो ज़्यादा होंगे सेलर्स से, तो मार्केट ऊपर की ओर शूट अप कर जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर सेलर्स ज़्यादा हो तो फिर से जो प्राइस होगा S2 को तोड़कर S3 तक जाने का प्रयास करेगा। अब सेम ऐसे प्राइसेस चलता रहेगा जब तक कि यहाँ पर बायर्स सेलर से ज़्यादा नहीं होंगे, तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। अगर बायर्स ज़्यादा है तो मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा, अगर सेलर ज़्यादा है तो मार्केट नीचे की ओर बाउंस करेगा। दोस्तों यहाँ तक तो हो गई समझने वाली बात, सपोर्ट रेजिस्टेंस को किस तरीके से चलता है। अब हम समझते हैं इसको चार्ट पर किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, उसी के बेसिस पे तो हम ट्रेडिंग करते हैं, तो वही चीज़ समझते हैं। दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रा करने के लिए आपको चार्ट में एक चीज़ को नोटिस करना होता है, वो होता है लास्ट स्विंग। हमारी जो लास्ट स्विंग कब आई है दोस्तों, पहले तो समझते हैं कि स्विंग क्या होती है। जैसे मार्केट नीचे की ओर गया, यहाँ से ऊपर की ओर आया, ऊपर से फिर नीचे की ओर आ गया। दोस्तों ये जो मूवमेंट है, ये इसको हम बोलते हैं स्विंग। जहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ अपोजिट डायरेक्शन में, ये है हमारी स्विंग। तो ये हमारी स्विंग होती है। तो इस तरीके ऐसे ही आपको इस चार्ट पर देखना होता है कि लास्ट स्विंग हमारी कब आई। तो इसमें आप देख सकते हैं एक स्विंग तो हमारी ये यहाँ पर है। दोस्तों आपको लास्ट स्विंग को पकड़ना होता है। एक स्विंग तो हमारी ये है, जो भी आपकी स्विंग है वहाँ पर आपको एक जोन बना देना है। जो भी लास्ट स्विंग है वहाँ पर आपको एक लाइन खींच देनी है, इस तरीके से ऊपर की ओर, इस तरीके से। ये हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस लाइन होगी। इसको हम रेजिस्टेंस बोल देंगे।
ये हमारी रेजिस्टेंस लाइन। आपको लास्ट स्विंग को चेक करना है। अब ऐसे ये हमारा हो गया एक रेजिस्टेंस लाइन, क्योंकि यहाँ पर देखिए मार्केट ऊपर की ओर गया, यहाँ से मार्केट नीचे की ओर बाउंस, क्योंकि रेजिस्टेंस पे मैंने बताया आपको सेलर्स हो गए। यहाँ पर सेलर्स ने क्या किया, शेयर को सेल किया, जैसे ही सेल किया यहाँ पर फिर से क्या हो गया, प्राइस नीचे की ओर बाउंस बैक किया। अब यहाँ पर आपको नीचे की ओर देखना है, नीचे की ओर कब स्विंग आया है। यहाँ पर देखिए नीचे की ओर एक स्विंग यहाँ पर है, इस तरीके से इसको ड्रा कर देते हैं, इस तरीके से एक स्विंग क्या है, एक स्विंग हमारा ये यहाँ पर है, तो इसको बोल देंगे ये है हमारा सपोर्ट। ये दो क्या है, सपोर्ट। यहाँ से देखिए मार्केट का प्राइस कहाँ गया, सपोर्ट तक। सपोर्ट पर टकराने के बाद सपोर्ट पर सेलर्स होते, जैसे ही यहाँ पर शेयर को स्टॉक्स को बेचना स्टार्ट किया, मार्केट नीचे की ओर बाउंस किया। और यहाँ पर देखिए मार्केट नीचे की ओर बाउंस करने के बाद ये सपोर्ट लाइन हमारी है। सपोर्ट लाइन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर शेयर को लोग खरीदने लगे। यहाँ पर क्या मैंने आपको बताया सपोर्ट पे हमेशा बायर्स होते हैं। यहाँ पर लोगों ने खरीदना स्टार्ट किया, जैसे ही सपोर्ट लाइन से टकराया मार्केट ऊपर की ओर बाउंस बैक करने लगा, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने खरीदने लगा, यहाँ पर उसकी डिमांड बढ़ गई, तो इससे यहाँ पर प्राइस उसका बढ़ने लगा। अब यहाँ पर भी देख, अगर इस सपोर्ट लाइन को ये तोड़ देगा, तो मैंने आपको भी जस्ट पहले बताया, अगर इस सपोर्ट लाइन को तोड़ देगा तो प्राइस कहाँ पहुँचने की कोशिश करेगा। अगर मान लो प्राइस इसको तोड़ देता, यहाँ पर नीचे तोड़ देता, तो मार्केट कहाँ तक जा सकता था, वो H2 तक जा सकता था, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ फिर से बायर्स बैठे, फिर से मार्केट मूव हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है। अब देखिए तीसरा स्विंग कहाँ तक आएगा। एक देखिए ये स्विंग हमारा ये यहाँ पकड़ा है, एक स्विंग हमारा ये है, ये भी सपोर्ट हो सकता है। एक स्विंग हमारा ये है, इस तरीके से। और सबसे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर देखिए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके नीचे तो प्राइस जा ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर देखिए काफ़ी देर तक कंसोलिडेट, यहीं से मार्केट ऊपर बाउंस बैक हुआ। अब यहाँ ऐसे ही होगा, यहाँ पर अगर मार्केट S1 को तोड़ देता तो कहाँ तक जाता, S2 तक जाता। अगर ऐसी S2 को तोड़ देता कहाँ तक जाएगा, S3 तक जाएगा, यहाँ S3 तक जाएगा, S4 S5 यहाँ पर बना दीजिए। इसी तरीके से मार्केट जहाँ पर बायर ज़्यादा हो वहीं से मार्केट बाउंस कर जाएगा। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, जैसे प्राइस R1 से यहाँ पर टकराया था, R1 से कहाँ आया, यहाँ पर S1 तक आया। S1 पर कोई इसको फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पर बायर्स ज़्यादा था, बेच रहे थे शेयर को, तो कहाँ तक आया, देखिए लास्ट S2 तक आया। S2 पर जाने के बाद फिर से यहाँ पर बायर्स ज़्यादा, यहीं से मार्केट ऊपर की ओर बाउंस बैक कर रहे। तो ये चीज़ हमको समझनी होती है कि रेजिस्टेंस पर हमेशा सेलर्स होते हैं। दोस्तों हो सकता है आप कंफ्यूज भी हो रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। यहाँ से प्राइस जा रहा है, ये क्या, लेकिन उस ऊपर वाले के लिए सपोर्ट का लाइन, लेकिन नीचे से जो प्राइस जा रहा था यहाँ से स्विंग दिया, तो इसके लिए क्या होगा, रेजिस्टेंस हो गया। लेकिन यहाँ से नीचे को आने के रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करके ऊपर पहुँच गया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, जब भी मार्केट सपोर्ट को तोड़ देता है वो फिर रेजिस्टेंस बन जाता है, और जब भी प्राइस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है वो अब सपोर्ट बन जाता है। दोस्तों ये चीज़ आगे समझेंगे, लेकिन अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन तब तक के लिए मैं जितना ओवरव्यू मैंने आपको बताया, ये चीज़ समझने की कोशिश करिए। दोस्तों आप चार्ट पर इस लाइन को ना लेकर आप रेक्टेंगल ले सकते हैं। रेक्टेंगल क्या होगा, आप इस तरीके से वहाँ कुछ बना सकते हैं। मैंने आपको बताया सपोर्ट एक जोन होता है, तो यहाँ से कहीं आसपास से आपको मूवमेंट मिल सकता है, यहीं से, यहाँ से भी मिल सकता है, यहाँ से भी मिल सकता है। तो अगर आप रेक्टेंगल प्लॉट करेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से मार्केट दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करता हुआ डिमांड सप्लाई, दोस्तों इस तरीके से जो मार्केट होता है डिमांड सप्लाई जोन के बीच में चलता रहता है। जब भी सपोर्ट को ब्रेक करता है तो रेजिस्टेंस बन जाता है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। दोस्तों इसी तरीके से मार्केट जो है चलता रहता है। पूरा मार्केट जो है दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में ही चलता है। दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस के माध्यम से हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। दोस्तों अगर आप फ्रेशर हैं, आपको ड्रा करना नहीं आता, तो मैं आपको एक इंडिकेटर बताने वाला हूं। आप उस इंडिकेटर का यूज़ करके, आप जैसे ही उस इंडिकेटर को यूज़ करेंगे, जो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक प्लॉट हो जाएंगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वरना आपको सीखना भी है कि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से ड्रा करते हैं। वरना आप उस इंडिकेटर का यूज़ करके आप बहुत सिंपल तरीके से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वो इंडिकेटर है पिवट पॉइंट। जैसे आप अपने चार्ट पर जाएंगे, चार्ट में इंडिकेटर बार पे जाके सर्च करेंगे पिवट पॉइंट। जैसे आप पिवट पॉइंट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने सपोर्ट और रेजिस्टेंस सारे ड्रा हो जाएंगे। जैसे आप स्क्रीन पर भी देखिए, मैंने पिवट पॉइंट लगाकर आपको दिखाया है। आपको यहाँ पर देखिए, जहाँ पर सारी स्विंग आई वहाँ पर ऑटोमेटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा हो गए। आपको यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं हुई। तो दोस्तों उम्मीद करते होंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस ज़्यादातर चीज़ें समझ में आपकी आई होंगी। दोस्तों हो सकता है अभी आपको इसमें कुछ डाउट भी हो, लेकिन धीरे धीरे आने वाली वीडियो में हर एक चीज़ क्लियर होती रहेगी।
तो दोस्तों फाइनली आज हम लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझा किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, और दोस्तों एक इंडिकेटर को हम लोगों ने समझा जिसके माध्यम से हम ऑटोमेटिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस को प्लॉट कर सकते हैं। दोस्तों हो सकता है वीडियो आपको लंबी लग रही हो, लेकिन दोस्तों मेरा मानना यह है अगर कोई इंसान टाइम देकर मेरी वीडियो को देख रहा है तो उसको वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर मुझे वीडियो बड़ी नहीं लगे तो आपको भी बेसिकली नहीं लगनी चाहिए। तो फाइनली दोस्त वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और दोस्त चैनल पे हमारे नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।